हम लोग देखे थे डिप्रेस्ड क्लासेस के बारे में। प्राचीन भारत से एक छोटा मोटा मतलब एक मोटा मोटा उसका वो ले लिया गया था कि कैसे उनका उत्पत्ति हुआ और कैसे एक वर्ग शूद्र वर्ग में डाल दिया गया और कैसे उनके अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया और फिर जो अनवरत रूप से आधुनिक काल तक चलता रहा और आधुनिक काल में जाकर के एक आंदोलन इसके खिलाफ हुआ। तो हम लोग क्या देखे थे कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का रूप ले ली थी और इसमें उनके कई अधिकार, शूद्र वर्गों के कई अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। और इसके बाद हम लोग देखे थे ब्रिटिश शासन काल में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, जैसे कि बौद्धिक क्रांति, पुनर्जागरण और पाश्चात्य जो पाश्चात्य संस्थाएं थी जैसे कि कानून के समक्ष समानता और भी जो भी संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण हुआ, औद्योगिकीकरण, रेलवे, जो भी आधुनिकता आई और देश में एक जो प्रगतिशील वर्ग का उदय हुआ, उन लोगों को लगा कि इस व्यवस्था से भारतीय समाज को नुकसान है और यह व्यवस्था कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए शर्म की बात है और इसे भारतीय समाज का कलंक मानकर अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। तीसरा आप देखे थे कि महाराष्ट्र में सबसे पहले ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई 1873। उसके बाद उन्होंने गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी और इसमें दलितों की स्थिति को उन्होंने दर्शाया। ज्योतिबा फूले की दो और पुस्तिका, एक सत्सार है और एक आपको है कैफियत जो है, यह उनकी महत्वपूर्ण कृति थी। इस पुस्तक में उन्होंने दो काल्पनिक शूद्रों के महारानी विक्टोरिया से संवाद को दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि दो दलित जो है वो महारानी से मिलकर अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी क्या स्थिति है और उनसे न्याय की मांग करते हैं। यह जो कैफियत थी यह बहुत प्रसिद्ध हुई थी, यह जो पुस्तक है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो क्षेत्रीय स्तर पर दलित आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहा था, इसमें पंजाब, बंगाल, जैसे पंजाब का आदि शूद्र आंदोलन, बंगाल का नाम शूद्र और फिर छत्तीसगढ़ का सतनामी, इस तरह के हम लोग कई क्षेत्रीय आंदोलनों को देखे थे। ये आपको महाराष्ट्र का महार आंदोलन, फर्रुखाबाद का आदि हिंदू आंदोलन, कोली कोरी आंदोलन गुजरात का, तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय स्तर के आंदोलन थे वो आपको कास्ट सिस्टम इन कास्ट मूवमेंट इन इंडिया में विस्तार से बता दिया जाएगा, या हो सकता है बता दिया गया हो। तो ये हम लोग देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में यह इस दलित आंदोलन का स्वरूप क्या रहा, इसके संघर्षों के, इन आंदोलनों के नायक कौन रहे और विशेषकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विषय में हम लोग आज देखेंगे। तो अंबेडकर के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उनका जन्म महार नामक एक अछूत जाति में हुआ। यह जाति आर्थिक रूप से तो विपन्न नहीं थी, आर्थिक रूप से यह जाति
विपन्नता से बाहर थी, लेकिन सामाजिक रूप में इन्हें अछूत कहा जाता था और इनकी स्थिति समाज में अस्पृश्यों की थी, पिछड़ी हुई थी। बाबा साहब अंबेडकर के पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पे थे। उनकी माता का संबंध भी सैन्य परिवार से था और सैन्य परिवारों के लिए जो शिक्षा थी वो सर्वदा सुलभ थी ब्रिटिश भारत में। तो अंबेडकर का परिवार शिक्षित था, उनके पिता और माँ दोनों शिक्षित थे। अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मऊ के छावनी विद्यालय से हुई। उन्हें सतारा में उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ली। फिर आप देखेंगे कि वहां से जब उनके पिता का ट्रांसफर हुआ तो वो बंबई चले गए। वहां एलिस फिंटन स्कूल में उनका दाखिला हुआ। फिर एलिफिंस्टन कॉलेज में वो बीए किए, जहां वो फारसी और अंग्रेजी में बीए की परीक्षा पास की। अब आप देखते हैं कि उसके बाद उनके एक शिक्षक कृष्ण अर्जुन के आवेदन पर बड़ौदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ उनको छात्रवृत्ति देते हैं और वो उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका चले जाते हैं। वहां वो 2 वर्ष 1913 से 15 रहते हैं और फिर वहां से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन 1917 में उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी जाती है या नहीं बढ़ाई जाती है और उनको वापस भारत आने का निर्देश सयाजी राव की तरफ से दिया जाता है। जब वो वापस भारत आते हैं तो पहले से एक तय संविदा, मतलब कि यहाँ इनको छात्रवृत्ति मिलने से पहले बाबा साहब और बड़ौदा के महाराज सयाजी राव में एक संविदा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब आप आइएगा पढ़ के तो हमारे राज्य में नौकरी करिएगा। तो बड़ौदा महाराज के यहाँ इनको सैनिक सचिव पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ जब वो जाते हैं नौकरी करने तो उनके साथ कई भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाया जाता है। जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे वो भी उनसे ठीक से पेश नहीं आते थे और छुआछूत, मतलब अस्पृश्यता के कारण उनसे एक निश्चित दूरी बना करके रखते थे। इस तरह का व्यवहार था। उनको रहने के लिए वहां पे घर नहीं मिला और वो एक पारसी लॉज में जाति बदल के उनको रहना पड़ा, एक पारसी के यहाँ, खुद को पारसी बताकर। और वो 2 महीने ही नौकरी कर पाए और बाद में जब पारसी को पता चला कि यह एक अछूत है तो उनको वहां से निकाल दिया गया। और वहां से वो वापस जब आते हैं, जब वो बड़ौदा से बंबई लौट आते हैं इस स्थिति में, और इस घटना का उनके जीवन पर बहुत असर पड़ा है। ये जो घटना था, उनको लगा कि नहीं, इस घटना में बदलाव, ये जो घटना हुआ है ये कहीं ना कहीं मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ जब इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो जो आम दलित हैं उनके साथ इस सामाजिक व्यवस्था में क्या होता होगा। यह जो उत्पीड़न का सिलसिला है वो कई वर्षों से चला आ रहा था और इसको अब इसके उन्मूलन के लिए बाबा साहब के हृदय में एक विद्रोह की भावना जागृत हुई। अब आप देखते हैं कि महाराष्ट्र इन दिनों जो दलित आंदोलन का केंद्र बना हुआ था, वहां कई सम्मेलन और आंदोलन चल रहे थे। इसी में एक कोल्हापुर महाराज के नेतृत्व में 1918 और 1920 में दो महादलित सम्मेलन किए गए। और इन सम्मेलनों में जब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया तो कोल्हापुर के महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, अंबेडकर की विद्वता को देखकर, उनसे प्रभावित होकर और उनके विचारों को समझकर कोल्हापुर के महाराज ने अंबेडकर के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहे कि अंबेडकर के रूप में दलितों को अपना मसीहा मिल गया है और अंबेडकर में ऐसी प्रतिभा है कि यह पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। इसी सम्मेलन में 21 मई 1920 को
हुए 21 मई 1920 को हुए सम्मेलन में बाबा साहब ने एक संस्था थी डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, विट्ठल राम जी ने इसका गठन किया था, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन का। और इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि जो भी दलित आंदोलन चल रहे हैं, जो भी दलित संगठन चल रहे हैं, उन्हें गैर दलितों को इस तरह के आंदोलन चलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पात्रता ही नहीं रखते हैं कि हमारे कष्टों को समझ सकें। 1920 में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि जो भी दलित आंदोलन चल रहे हैं, यदि उनमें दलित नेतृत्व नहीं हो तो वह दलित आंदोलन नहीं है, बल्कि दलित आंदोलन को भटकाने की एक साजिश है। स्पष्ट रूप में इसका मतलब यह था कि उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जो भी दलित आंदोलन चलेंगे, उनका नेतृत्व अब दलित वर्गों के हाथों में ही होना चाहिए। ये उन्होंने किसके खिलाफ कहा था? उन्होंने विट्ठल रामजी शिंदे के खिलाफ कहा था, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन का जो संचालन करते थे। अब आप देखते हैं, तो अनम्यूट कर दीजिए अजय थोड़ा। अजय, वो सबको कर दिया ना? 1919 में महाराष्ट्र में मतदान के परिप्रेक्ष्य में, निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक कमेटी बनी, साउथ बेरो कमेटी। इस कमेटी का उद्देश्य था मतदाताओं की योग्यता पर चर्चा करना, उनके निर्वाचन का स्तर क्या होना चाहिए, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी का, मताधिकार के प्रश्न पर दलित एक कमेटी का निर्माण हुआ था, साउथ बेरो कमेटी 1919 में। साउथ बेरो कमेटी में अंबेडकर को दलितों का पक्ष रखने का मौका मिला और अंबेडकर ने बड़ी ही साफगोई के साथ उनकी जो भी समस्याएं थी उसको पहली बार दलितों की अधोगति का तथ्यपूर्ण विशद आलेख अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि अस्पृश्यता के कारण दलितों की न सिर्फ भौतिक और नैतिक उन्नति प्रभावित होती है, बल्कि हर एक क्षेत्र विशेष में उनके साथ दमन होता है। इसका उदाहरण उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने दिया और कहा कि आर्थिक क्षेत्र में जब एक दलित दुकानदार बाजार में अपना दुकान लगाता है तो उससे अन्य दुकानदार सामान नहीं खरीदते हैं, कार्यालय में काम करने जाता है तो उसके साथ काम नहीं करते हैं कोई भी। फिर उन्होंने एक ये कहा कि 1857 की क्रांति के बाद जब पेशवाओं की संख्या ब्रिटिश सेना में बढ़ने लगी लगातार, तो 1892 के बाद से महारों को सेना में लिया जाना बंद कर दिया गया। मतलब सैनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, हर जगह जहां भी दलित थे उन्हें एक बहुत असमान स्थिति में रखा जाता था, उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति का अनुपालन किया जाता था। अंबेडकर कहते हैं कि दलित दास से कम नहीं है। अंबेडकर बताते हैं कि प्लेटो ने कहा था कि दास वह है जो दूसरे के कार्य करे और दूसरों के द्वारा नियंत्रित हो। यहाँ अंबेडकर कहते हैं कि दलितों की स्थिति भी यही है और उनके हर कार्य किसी न किसी तरह दूसरों के द्वारा नियंत्रित है। यहाँ पर मताधिकार के प्रश्न पर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि यदि मतदाताओं की योग्यता के निर्धारण संबंधी जो भी पैमाने हैं उनको कम नहीं किया गया तो लाखों दलित मतदाताओं की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे और उससे इनको अपना जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चुनने का मौका नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद उन्होंने योग्यता के जो प्रश्न था उस पर उन्होंने कहा
कि सदियों से इस जाति के साथ ऐसा दमन किया गया है कि ये अपना आत्मबोध तक खो चुके हैं। इनकी इस स्थिति का कारण हिंदू सामाजिक व्यवस्था ही है, इसीलिए इस उनकी स्थिति को देखा जाए और उन्हें राजनीतिक मतदान में भाग लेने का अधिकार दिया जाए, जिससे उनमें राजनीतिक जागृति आए और वह लोकतंत्र में के आदि हो सके, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो सके। यहाँ साउथ बेरो कमेटी 1919 जो मताधिकार के प्रश्न पर हुआ था, उसमें अंबेडकर ने दलितों का पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा और कहा कि योग्यता को कम कर दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक दलित मतदाताओं की श्रेणी में शामिल हो सके। यहाँ पे ये था। इसके बाद आप देखिएगा कि 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक पत्रिका 15 दिन में एक बार निकलती है, वो पाक्षिक पत्रिका उन्होंने निकालना प्रारंभ किया, जिसका नाम था मूक नायक। मूक नायक का को निकालने का मुख्य उद्देश्य था कि दलितों की जो भी समस्याएं हैं, उनमें जो भी उनके शोषण का कारण है, उसका समाधान हो सके, उसे सरकार और अन्य प्रगतिशील लोगों तक पहुंचाया जा सके, उनमें जन जागृति लाई जा सके। इसका जो पहला प्रकाशन हुआ मूक नायक का, वो 31 जनवरी 1920 को हुआ। इसमें मूक नायक का पहला प्रकाशन 31 जनवरी 1920 को हुआ। इसमें उन्होंने मनोगत नाम के एक मनोगत नाम के एक शीर्षक द्वारा उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था की अनोखी असमान व्यवस्था के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू जाति व्यवस्था एक मीनार की तरह है, जिसमें कि हर एक जाति एक मंजिल है और हर कोई किसी से छोटा या बड़ा है, लेकिन इसमें सीढ़ी नहीं है। और कोई कितना भी योग्य आदमी हो, अगर वह किसी नीचे की मंजिल में है, नीचे की जाति में है, तो वह ऊपर नहीं जा सकता। और कितना भी अयोग्य आदमी अगर ऊपरी मंजिल पर है, तो वह नीचे नहीं आ सकता। कहने का मतलब बाबा साहब का ये था कि हिंदुओं के द्वारा बनाई गई जो जाति व्यवस्था थी, इस पर वो प्रहार करते हैं और कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी को जन्म से ही ऊंचा मान लिया जाता है, चाहे वह कितना ही निर्योग्य रहे, कितना ही अयोग्य रहे। और नीचे की जातियों में जन्म लेने वाला कोई कितना भी योग्य व्यक्ति ऊपर के जातियों में सम्मिलित नहीं हो सकता, उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिल सकता। तो उनका जो बाबा साहब कर्म के सिद्धांत को मानते थे और कर्म और गुण के आधार पर ऊंच और नीच की बात हो सकती थी, लेकिन जो जन्म जैसी व्यवस्था थी, जहां पर जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और नीचा माना गया था, इसके प्रति उनका आक्रोश मनोगत नाम के एक शीर्षक में दिखता है। इसके बाद उनकी एक दूसरी पत्रिका थी बहिष्कृत भारत 1927 में उन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। एक और पत्रिका उन्होंने 1930 में जनता के नाम से प्रकाशित की थी। 1930 में जनता के नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी और 1956 में उसका नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया गया था। तो तीन उनके मुख्य रूप से जो थे, वो एक था मूक नायक, दूसरा था बहिष्कृत भारत और तीसरा था जनता। अब मूक नायक 1920, जनता मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1924 और जनता 1930, जिसको 1956 में प्रबुद्ध भारत कह दिया गया। ये जो
बहिष्कृत भारत था, सॉरी, वहां वो 1927 में गठन किया गया था इस पत्रिका का। 1924 में बाबा साहब ने अंग्रेजों के समक्ष 1924 में बाबा साहब ने अंग्रेजों के समक्ष दलितों की समस्याओं को रखने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये जो संगठन था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1920 में ही की गई थी, लेकिन यह निष्क्रिय हो गया था और 1924 में इसको फिर से पुनर्गठित किया गया। इस संस्था के माध्यम से वो बाबा साहब सरकार से संपर्क करके दलितों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराते थे। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें खेती और उद्योग आदि संबंधी शिक्षा देने के लिए कई विद्यालयों का उन्होंने संचालन करवाया। दलित छात्रों के लिए पुस्तकालय और छात्रावासों की व्यवस्था की, दलितों में शिक्षा के लिए प्रसार किया व्यापक रूप से। तो यहाँ हम देखेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से उन्होंने दलित वर्ग को सामाजिक स्तर से जागृत करने का प्रयास किया और उनकी समस्याओं को ब्रिटिश प्रशासकों के सामने रखा और उनके समाधान के लिए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। दलित आंदोलन के काल में 1926-27 का जो साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय बाबा साहब के द्वारा महार तालाब सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। हुआ ये था कि बंबई विधान परिषद में एसके बोले ने 11 सितंबर एसके बोले ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा था 1923 में, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की थी कि दलितों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी संस्थाएं खोल दिए जाए, सार्वजनिक जल स्रोत के स्थान, सार्वजनिक चिकित्सालय और सरकारी सड़क, मतलब जो भी जिस चीज पर भी सरकार का अधिकार था और जो सार्वजनिक था उन सब चीजों पर सबके अधिकार को लेकर के एसके बोले ने एक प्रस्ताव रखा था और कहा था कि दलितों को इनका प्रयोग जो अब तक प्रतिबंधित है उसको खोल दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने भी 11 सितंबर 1923 को इस प्रस्ताव को मान लिया और सभी जलाशय, तालाब, कुएं, स्कूल, दवाखाना इत्यादि पर सभी का अधिकार मान लिया। लेकिन जो स्थानीय निकाय थे और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे, जो ये लोग इस पर दलितों के अधिकार को अभी भी स्वीकार नहीं किए और स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन द्वारा इन्हें रोका जाने लगा। सरकार प्रस्ताव पारित कर दिया था लेकिन स्थानीय स्तर पर इन लोगों को रोका गया। फिर 1926 में एसके बोले ने पुनः एक बार फिर बंबई विधान परिषद में एक प्रस्ताव दिया कि जो भी स्थानीय स्वशासन और नगर पालिका इन नियमों को नहीं मान रही है, सरकार द्वारा दिए गए आदेश की सभी सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग हर कोई कर सकते हैं, इसको जो लोग नहीं मान रहे हैं वैसे नगर पालिकाओं पर, वैसे स्थानीय निकायों पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए, उन्हें आर्थिक सहयोग देना बंद कर दिया जाए। अब हम देखते हैं कि जब यह आर्थिक बंदी का ऐलान स्वीकार कर लिया गया तो कई लोकल गवर्नमेंट, जो स्थानीय स्वशासन था, उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के स्थानों को खोल दिया। इसी में एक कमिटी थी, मतलब एक बोर्ड था, महाराष्ट्र म्युनिसिपल बोर्ड। उन्होंने चावदार तालाब
पर से बोर्ड हटाकर सभी के लिए इसे आरक्षित कर दिया। महार म्युनिसिपल बोर्ड ने चावदार तालाब का द्वार सभी के लिए खोल दिया, और लेकिन जब दलित इस तालाब में पानी लेने पहुंचे तो हिंदुओं का एक गुट उन्हें रोकने और उन्हें यहां से पानी लेने से मना कर दिया। यह बात जब बाबा साहब को पता चली तो उन्होंने दलित वर्गों का एक सम्मेलन बुलाया और सीधी कार्रवाई द्वारा अपने कानूनी अधिकारों को लेने का प्रस्ताव पारित किया। तो 19 और 20 मार्च को 1920 एक मिनट 19 और 20 मार्च 1926 को यहाँ पर बाबा साहब ने 2 दिवसीय सभा का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था सीधी कार्रवाई और दलितों को जो कानूनी अधिकार मिले थे उसकी पूर्ति के लिए वो तालाब पे जाते और पानी लेते। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब सभा खत्म हुआ तो कुछ असामाजिक तत्वों ने कहा कि वीरेश्वर मंदिर में दलितों ने प्रवेश किया है या उसकी शुद्धि को क्षति पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि दलित और हिंदुओं के एक गुट में जमकर हिंसा हुई, 20 दलित घायल हो गए। यहाँ पर आप देखिएगा कि सरकार बहुत पहले मान चुका था, 1923 में ही मान गया था। 3 साल बाद एसके बोले स्थानीय जो निकाय थे उससे भी इन्हें अधिकार दिलवाने में सफल रहे, लेकिन फिर भी जो हिंदुओं का एक वर्ग था वो इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अपने हितों की पूर्ति करने से बाधित करता था। और इसी के विरोध में बाबा साहब ने 2 दिवसीय 19 मार्च 20 मार्च 1926 को एक महार सत्याग्रह के लिए एक सभा बुलाई थी, जिसका उद्देश्य था अपने कानूनी अधिकारों को लेना। लेकिन यहाँ भी जमकर हिंसा होती है और सार्वजनिक क्षेत्र में उनका प्रवेश वर्जित करने का प्रयास किया जाता है। महार आंदोलन यह सिद्ध कर दिया कि ऊंची जातियों के लोग दलित जातियों को पानी लेने जैसे प्राथमिक अधिकारों से भी वंचित रखना चाहते थे। यह बाबा साहब अम्बेडकर को यह बात बहुत अंदर तक ये पीड़ित किया था। इसके बाद उन्होंने 29 में एक बार कहा था कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो वह हिंदू धर्म का त्याग कर देंगे। अब यह जो आंदोलन था वो काफी लंबा चला और इसी में एक ऐसा समय आया, मतलब उसी साल 25 दिसंबर 1927 में हम देखेंगे कि महार सत्याग्रहियों का एक सभा बुलाया गया और इस पर विमर्श किया गया कि सारी बुराइयों का जो जड़ है वह जाति व्यवस्था और शास्त्रों में इस प्रथा का समर्थन है। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देखा कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ है जो इस तरह की प्रथा का समर्थन करते हैं उनका दहन किया जाएगा। उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जमकर बरतना की आरोप ब्राह्मणवाद के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहे कि यह योग्यता के स्थान पर जन्म को वरीयता देता है और दलित जातियों को निम्न स्थिति में रहने के लिए बाधित करता है। इसके बाद एक और उनका आंदोलन था मंदिर प्रवेश आंदोलन। वो था आपको 2 मार्च 1930 को नासिक में एक मंदिर था कालाराम मंदिर। यहाँ पर उन्होंने 1930 में उस मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। नासिक में कालाराम मंदिर 1930
यहाँ पर भी उनको प्रवेश करने नहीं दिया गया। हालांकि 3 साल बाद 1933 में इस मंदिर में कानून द्वारा प्रवेश की अनुमति मिली। अब आप देखिएगा साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहब को अपने विचार रखने का मौका मिला था। जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो इसमें 7 लोग थे, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसका कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया, लेकिन बाबा साहब और उनके अनुयायियों ने इसे साइमन कमीशन को आशा की एक किरण बताया। साइमन कमीशन के समक्ष अपने विचार रखने के बाद लंदन में जब भारत के संविधान की रचना को लेकर के राउंड टेबल मीटिंग हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 से 32 तक में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो इसमें अंबेडकर को दलितों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन आमंत्रित किया गया। अंबेडकर के साथ यहाँ पर श्रीनिवास भी दलितों के एक प्रतिनिधि थे। यहाँ पर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति मुसलमानों से भिन्न है और उन्हें हिंदू तो कहा जाता है, लेकिन वो हिंदुओं के अविभाज्य अंग नहीं है। उन्हें हिंदू समाज में सबसे निम्न स्थान प्राप्त है और अन्य जातियों से उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है। उन्होंने कहा कि अन्य अल्पसंख्यकों, पारसी, जैन, इन सब के साथ उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करके बताया कि इनकी स्थिति भी हमसे बहुत बढ़िया और सबसे अधिक बुरी स्थिति हम ही लोग हैं। और यदि संविधान बहुसंख्यक रूढ़िवादियों द्वारा बनाया गया तो ये दलितों के हित से जुड़े किन्हीं मुद्दे पर कानून नहीं बनाएंगे, यथा अंतरजातीय विवाह को मंजूरी नहीं देंगे, मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, कानून के समक्ष समानता आदि बातों को उन्होंने रखा। इस पर गांधी जी ने इनका प्रतिकार किया और कहा कि दलित हमेशा दलित बनकर नहीं रह सकते हैं, सिख चूंकि सिख बनकर रह सकते हैं और मुसलमानों की स्थिति में हमेशा रह सकते हैं, लेकिन दलित को अगर इस आधार पर अलग कर दिया गया तो अभी वह जिस स्थिति में उसी स्थिति में उनका रहना उचित नहीं है। गांधी जी ने जब 1932 में 17 अगस्त 1932 को जब सांप्रदायिक पांचाट को प्रकाशित किया गया, जिसमें दलितों के पृथक निर्वाचन को मान लिया गया था, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ में आमरण अनशन कर दिया। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और 24 अक्टूबर को देखिएगा गांधी जी और अंबेडकर में एक समझौता होता है जिसको हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। इस पूना पैक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि केंद्रीय काउंसिल में दलितों के लिए 18% सीट आरक्षित कर दिए जाएंगे और प्रांतीय विधानसभाओं में 71 से बढ़ा करके 147 सीट कर दिया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं, नौकरियों आदि में भी उन्हें एक निश्चित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये जब पूरा हो जाता है तो 1936 में